गुड मॉर्निंग दोस्तों। आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सब यहाँ पर बीएड और डीएलएड से संबंधित पाठ योजना बनाना सीखते हैं, क्योंकि आप लोगों को पाठ योजना बनाने में दिक्कत होती है। तो उसकी सहायता के लिए, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, हम इस पाठ योजना को यहाँ बनाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं कैसे बनेगा। ऊपर सबसे पहले लिखते हैं पाठ योजना, फिर संस्था का नाम, फिर छात्राध्यापिका का नाम। संस्था के नाम में आपके जिस संस्था में पढ़ते हैं उस संस्था का नाम लिखेंगे, और छात्राध्यापिका के नाम में जो आपका नाम होगा यहाँ लिखेंगे। फिर दिनांक, कक्षा जिस क्लास का ये विषय होगा उसका लिखना है। फिर वर्ग, विषय गृह विज्ञान, चक्र पहला, अवधि 36 मिनट। फिर उसके बाद प्रकरण हमारा क्या है, प्रकरण यहाँ प्रोटीन है। फिर सामान्य उद्देश्य लिखते हैं, जैसे यहाँ सामान्य उद्देश्य लिखा है। सामान्य उद्देश्य पहला जो है, छात्राओं में गृह विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा सामान्य उद्देश्य, छात्रों में स्वस्थ तथा आहार संबंधी जानकारियाँ देना। तीसरा, छात्रों को दैनिक जीवन में ग्रहण किए जा रहे भोजन का महत्व बताना। चौथा, स्वच्छता तथा बीमारियों से संबंधित जानकारी देना। पांचवा, घरेलू कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करना। फिर उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य, जो सामान्य उद्देश्य हमारा होता है वो विषय से होता है, विशिष्ट उद्देश्य जो होता है हमारा प्रकरण से होता है। तो यहाँ पहला विशिष्ट उद्देश्य है, छात्रों को संतुलित आहार में प्रोटीन का महत्व बताना। दूसरा विशिष्ट उद्देश्य, छात्र प्रोटीन के स्रोतों के विषय में जानकारी कर सकेंगे। तीसरा, छात्र प्रोटीन के बारे में जान सकेंगे। चौथा, छात्र प्रोटीन की आवश्यकता के बारे में जान सकेंगे। फिर सहायक सामग्री, सहायक सामग्री में लपेट सैंपट, चाक, डस्टर आदि, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि अच्छा उपयोगी सहायक सामग्री, या इस शिक्षण कार्य में जिन हम चार्ट, मॉडल या वास्तविक सहायक सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं तो उसको भी यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद पूर्व ज्ञान, छात्र प्रोटीन तथा अन्य पोषक तत्वों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर उसके बाद प्रस्तावना के प्रश्न बनाते हैं। यहाँ 3 कॉलम बनाते हैं, एक तरफ प्रस्तावित प्रश्न, संभावित उत्तर, सहायक सामग्री। पहला प्रस्तावना का प्रश्न यहाँ जो है छात्रों के पूर्व ज्ञान से बनाते हैं। जैसे यहाँ पहला है, बच्चों आप भोजन में क्या क्या खाते हैं? तो छात्र उत्तर देते हैं दाल, दूध, दही, रोटी, चावल, सब्जी इत्यादि। फिर दूसरा प्रश्न, दाल, चावल, दूध, रोटी आदि में क्या पाया जाता है? तो छात्र उत्तर देते हैं या छात्राएं उत्तर देती हैं पोषक तत्व। फिर तीसरा प्रश्न, दाल, दूध, सोयाबीन आदि में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? तो छात्र उत्तर दे प्रोटीन, या ऐसे भी पूछ सकते हैं पोषक तत्व में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कौन सा तत्व पाया जाता है? तो छात्र उत्तर देंगे प्रोटीन। फिर चौथा प्रश्न, प्रोटीन के बारे में आप लोग क्या जानते हो? ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है, बच्चे मौन हो जाते हैं। फिर उद्देश्य कथन यहाँ लिखते हैं, छात्राध्यापक उद्देश्य कथन भी करते हैं कि बच्चों आज हम लोग या हम सब प्रोटीन के बारे में सामान्य अध्ययन करेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण में लिखते हैं, अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से प्रस्तुत पाठ को 2 सोपानों में बांटकर अध्ययन करेंगे। यहाँ प्रथम सोपान, यहाँ 4 कॉलम बनाते हैं, एक में शिक्षण बिंदु, दूसरे में छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, छात्रा क्रिया, सहायक सामग्री। शिक्षण बिंदु में प्रोटीन का परिचय लिखते हैं। छात्राध्यापिका क्रिया में प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो छात्र क्रिया में जे वर्जिलियस। दूसरा, प्रोटीन क्या है? तो छात्र उत्तर देंगे कार्बनिक यौगिक है। फिर तीसरा प्रश्न, एक सामान्य मनुष्य को प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो छात्र बताएंगे 55 ग्राम। फिर छात्राध्यापिका कथन लिखते हैं, या यहाँ पर इसको स्पष्टीकरण भी लिख सकते हैं। प्रोटीन एक जलीय कार्बनिक यौगिक, प्रोटीन में कार्बन
हाइड्रोजन, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन होते हैं। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जे वर्जिलियस ने की थी। प्रोटीन प्रायः जल में अघुलनशील होते हैं, किंतु अम्लीय तथा क्षारीय घोलों में घुलनशील होती हैं। मानव शरीर का 15% भाग प्रोटीन का बना होता है। एक सामान्य मनुष्य को 55 ग्राम तथा स्त्री को 45 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। फिर छात्राध्यापिका क्रिया लिखते हैं। यहाँ भी प्रश्न पूछते हैं 1 ग्राम प्रोटीन में कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो छात्र उत्तर देते हैं 4 कैलोरी। दूसरा प्रश्न, प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? छात्र उत्तर देते हैं प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं, सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्क्रम प्रोटीन। फिर स्पष्टीकरण, प्रोटीन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन, व्युत्क्रम प्रोटीन। 1 ग्राम प्रोटीन से लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। फिर उसके बाद हम बोध प्रश्न बनाते हैं। बोध प्रश्न जो होता है, जितना पढ़ाया हुआ पाठ है ऊपर, मतलब उसी से रिलेटेड प्रश्न यहाँ किए जाते हैं कि आपको जो पढ़ाया हुआ पाठ है कितना तैयार हुआ है। तो यहाँ बोध प्रश्न भी एक तरफ लिखते हैं, एक तरफ श्यामपट्ट सारांश, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। जैसे पहला प्रश्न है बोध प्रश्न का, मानव शरीर का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्रोटीन से बना है? छात्र उत्तर देते हैं 15%। अब यहाँ छात्राध्यापक के बोध प्रश्न पूछते हैं और उसके बाद उत्तर प्राप्त होता है तो पूरे वाक्यों में वहाँ श्यामपट्ट पर उत्तर को अंकित कर देते हैं। फिर दूसरा प्रश्न, प्रोटीन के प्रकार कौन कौन से हैं? तो छात्र होते हैं सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन, व्युत्क्रम प्रोटीन। फिर इसको छात्राध्यापक जो इसको श्यामपट्ट पर उतार देंगे पूरे वाक्यों में। फिर तीसरा प्रश्न, प्रोटीन किसमें घुलनशील होते हैं? छात्र हैं क्षारीय व अम्लीय घोलों में। तो ये भी श्यामपट्ट पे अंकित कर दिया जाता है कि प्रोटीन क्षारीय तथा अम्लीय घोलों में घुलनशील होते हैं। फिर चौथा बोध प्रश्न, प्रोटीन किसमें अघुलनशील होते हैं? तो छात्र उत्तर देते हैं जल में। अब यहाँ भी श्यामपट्ट पर अंकित कर देंगे कि प्रोटीन जल में अघुलनशील होते हैं। पांचवा, प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो छात्र ने जे वर्जिलियस ने किया। इसको भी श्यामपट्ट पर अंकित कर दें कि जे वर्जिलियस ने प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। बोध प्रश्न में कम से कम 3, अधिक से अधिक 4-5 प्रश्न होने चाहिए, जैसे यहाँ बना हुआ है। फिर उसके बाद कक्षा एवं निरीक्षण कार्य लिखते हैं। फिर यहाँ कक्षा निरीक्षण कार्य में लिखा है, छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट सारांश पर लिखे गए प्रश्नोत्तरों को कॉपी पर उतारने का निर्देश देंगी और स्वयं कक्षा में घूम घूम कर कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगी। अभी जो श्यामपट्ट पे लिखा हुआ है उसको छात्रों को उतारने का निर्देश देंगे छात्राध्यापिका, और स्वयं कक्षा में घूमेंगे छात्र क्या कर रहे हैं, श्यामपट्ट सारांश उतार रहे हैं कि नहीं उतार रहे हैं। फिर उसके बाद द्वितीय सोपान लिखते हैं। एक तरफ शिक्षण बिंदु, फिर छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया या छात्रा क्रिया, सहायक सामग्री। शिक्षण बिंदु यहाँ लिखा है प्रोटीन के कार्य, प्राप्ति के स्रोत एवं रोग। छात्राध्यापिका क्रिया, पहला प्रश्न, प्रोटीन का हमारे शरीर में क्या कार्य है? छात्र उत्तर देंगे टूटे फूटे तंतुओं का निर्माण करना। फिर दूसरा प्रश्न, दाल, दूध, अंडा, मांस, मछली आदि में क्या पाया जाता है? तो छात्र उत्तर देंगे प्रोटीन। तीसरा प्रश्न, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? छात्र हैं मैरास्मस या क्वार्सियोकर रोग। चौथा प्रश्न, प्रोटीन बच्चों के लिए अत्यधिक उपयोगी क्यों होते हैं? तो छात्र वृद्धि तथा विकास के लिए, मतलब प्रोटीन जो होते हैं बच्चों के विकास तथा वृद्धि के लिए उपयोगी होते हैं। फिर उसके बाद स्पष्टीकरण या छात्राध्यापिका कथन यहाँ लिखते हैं, प्रोटीन शरीर की वृद्धि एवं विकास तथा टूटे फूटे तंतुओं एवं ऊतकों का निर्माण करती है। यह शरीर को आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा देती। प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में सोयाबीन में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त दाल, दूध, पनीर, अंडा, मांस, मछली आदि में भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फिर उसके बाद
यहाँ हम प्रश्न बनाते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं छात्राध्यापिका क्रिया छात्र क्रिया। जैसे यहाँ पहला प्रश्न बना हुआ है, मैरास्मस रोग के लक्षण बताइए। तो छात्र उत्तर देंगे हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। दूसरा प्रश्न, हमारे शरीर में प्रोटीन निर्माण के लिए कुल कितने अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है। तो छात्र देंगे 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। फिर छात्राध्यापिका कथन लिखते हैं, यहाँ हमारे शरीर में के निर्माण में कुल 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, जिसमें 10 का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है, जबकि 10 हमें भोजन के द्वारा प्राप्त होते हैं। प्रोटीन की कमी से बच्चों में 2 रोग हो जाते हैं, क्वार्शरकोर और मरास्मस रोग। क्वार्शरकोर रोग में बच्चों का हाथ पांव दुबला हो जाता है और पेट बाहर निकल आता है, जबकि मरास्मस रोग में बच्चों की मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं। वयस्कों में प्रोटीन की कमी से हड्डियां कमज़ोर व प्रतिरोधक क्षमता घटना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद बोध प्रश्न बनाते हैं। यहाँ एक तरफ बोध प्रश्न लिखते हैं, दूसरे तरफ श्यामपट्ट सारांश। बोध प्रश्न जो होते हैं पढ़ाए पाठ से पूछे जाते हैं। इस पाठ योजना में 2 बार बोध प्रश्न पूछे गए, एक प्रथम सोपान में, फिर दूसरे सोपान में। दूसरे सोपान में जो बोध प्रश्न पूछे, दूसरे सोपान के जो पाठ पढ़ाए गए उसमें से पूछा जाता है। जैसे पहला बोध प्रश्न का प्रश्न है, पहला, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग बताइए। छात्र उत्तर देंगे क्वार्शरकोर और मरास्मस रोग। तो छात्राध्यापक इसको पूरे वाक्यों में इसके उत्तर को श्यामपट्ट पर अंकित कर देंगे। दूसरा प्रश्न, सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है। तो छात्र उत्तर देंगे सोयाबीन में। फिर दूसरा प्रश्न भी छात्राध्यापक श्यामपट्ट पर अंकित कर देते हैं कि सर्वाधिक प्रोटीन जो है सोयाबीन में पाया जाता है। तीसरा, प्रोटीन का प्रमुख कार्य क्या है। छात्र उत्तर हैं टूटे फूटे तंतुओं व ऊतकों का निर्माण करना। इसको भी छात्राध्यापक श्यामपट्ट पर अंकित कर देते हैं। चौथा प्रश्न, प्रोटीन प्राप्ति के स्रोत बताइए। छात्र उत्तर देंगे कि प्रोटीन जो है दाल, दूध, अंडा में पाया जाता है। फिर कक्षा एवं निरीक्षण कार्य लिखते हैं। छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट सारांश के पर लिखे प्रश्नोत्तरी को कापी पर उतारने का निर्देश देंगी और स्वयं घूम घूम कर कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगी। अब श्यामपट्ट सारांश जो लिखा गया है छात्र उसको उतारेंगे और स्वयं आप जो है पूरी कक्षा में घूम घूम कर देखेंगे छात्र श्यामपट्ट सारांश को उतार रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं उतारने तो उनको निर्देश देंगे उतारने के लिए। फिर उसके बाद हम पुनरावृत्त के प्रश्न बनाते हैं। यहाँ लिखते हैं पुनरावृत्त के प्रश्न। पुनरावृत्त के जो प्रश्न होते हैं दोनों सोपानों से लिए जाते हैं। मतलब पुनरावृत्त के प्रश्नों का मतलब है कि जो पढ़ाया हुआ पाठ है मतलब पुनः उस पाठ की आवृत्ति करा देना। जैसे यहाँ पहला प्रश्न बना हुआ है, हमारे शरीर में प्रोटीन निर्माण के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। तो छात्र बताएंगे 20 होते हैं या कुछ होते हैं बताएंगे। मतलब 3-4 प्रश्न पुनरावृत्त के पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ एक ही प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद गृह कार्य। गृह कार्य में प्रोटीन के कार्य, प्राप्ति के स्रोत तथा उससे होने वाले रोगों का वर्णन कीजिए। इसको आप घर से लिख के आइएगा। छात्रों को गृह कार्य दे दिया जाता है। फिर मतलब इसको पढ़ाते समय पर्यवेक्षक हस्ताक्षर करते हैं कि आपका शिक्षण कार्य कैसा हुआ। यहाँ मूल्यांकन किया जाता है, उसी के अनुसार जो है आप छात्राध्यापक जो है उसको अपने शिक्षण कार्य में सुधार लाते हैं। थैंक यू क्लास।